स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज शुरू कर रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर और आज की क्लास में मैं आपको कल वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाली हूँ। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये चारों डिसीजेस के बारे में मैंने जनरल बात आपको बता दी थी कि किस तरीके से चीजें होंगी, किस तरीके से डिसीज ट्रांसफर होगी, है ना। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है इसका मतलब क्या था कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और चिल्ड्रंस अफेक्टेड नहीं है ना। अगर मान लो बच्चे अफेक्टेड नहीं है, पेरेंट्स अफेक्टेड है, इस केस में क्या होगा, मतलब उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलेंगे। अब मैंने इसको पहले से ही यहाँ डिनोट कर लिया है सो दैट मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो कि मैं यहाँ बनाती रहूँ और आप लोग मुझे यही देखते रहें। बस मैं जनरल बातें करूँगी और आपका उसी में ही जस्ट टाइम जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये आ जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस वन इज जनरेशन 1, दिस वन इज जनरेशन 2, दिस वन इज जनरेशन 3। देखो चलो इससे भी पहले ना मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने प्रीपोर्ट दिया है, उसकी चेकिंग मेरे पास हो चुकी है। आप लोगों ने बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स दिया हुआ उसमें। सिर्फ 2 4 5 बच्चे हैं जिनका पेपर ठीक है, जिनके नियर अबाउट 60 मार्क्स हैं, कुछ 60 के आसपास हैं, कुछ 66 वाला भी एक बच्चा है। मुझे नहीं पता किसके है क्योंकि रोल नंबर मेंशन थे, नेम्स मेंशन नहीं थे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। किसी के 65 या 3 या 60 56 इस तरीके से हैं। चलो उनका लगता है कि अच्छा कर रहे हैं, अभी टाइम भी है, 2-3 महीने हैं, अच्छा प्रिपेयर हो जाएंगे। बट कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा खराब है, उनके मैं मार्क्स यहाँ पे नहीं बोलूँगी, बट आप लोग प्लीज़ बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि आप शायद इसी सोच में रह गए कि स्कूल्स ओपन होंगे हम तब करेंगे, स्कूल्स रीओपन होंगे तब हम करेंगे। अब देखो बच्चों, अगर स्कूल्स इस टाइम पे आके रीओपन हो भी जाते हैं तो देखो नेक्स्ट सेशन वाला भी बर्डन होगा टीचर पे और आप वाला भी होगा, है ना। हमें तो पहली बात ये भी नहीं पता था पहले से कि मई में होंगे पेपर, पहले से मतलब कुछ महीने पहले कुछ पता चला है, इससे ज़्यादा तो नहीं, महीना भी शायद नहीं, आई डोंट नो कि कभी डेट फिक्स हुई कि मई में पेपर होंगे। उससे पहले तो कोई आइडिया नहीं था, जस्ट एक गैस था कि शायद लेट होंगे, गैस ही चल रहा था सबका। बट उस हिसाब से भी आप बच्चों बहुत खराब रिस्पॉन्स दे रहे हो। प्लीज पढ़ लो उसको, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका ही लॉस है और किसी का नहीं जा रहा, क्योंकि एक टीचर तो दोनों बच्चों को वही पढ़ा रहा है, उसको भी वही पढ़ा रहा है, उसको भी वही पढ़ा रहा है। उस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, आपके इतने मार्क्स हैं। मैं ना तो नाम लूंगी यहाँ पे, नाम तो खैर वही बात है कि कुछ आइडिया तो देखो टीचर को भी होता है ये बच्चा कौन हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जिसके 66 हैं या जिसके 60 हैं मुझे आइडिया नहीं है। कहीं ना कहीं राइटिंग, कहीं ना कहीं जो मार्क्स होते हैं बच्चे का लेवल हर टीचर को पता होता है। तो मुझे देखो, मैं यहाँ पे नाम नहीं बोलने वाली, ना ही मैं ये मेंशन करने वाली कि मैं कौन से बच्चे के मार्क्स को मेंशन करने वाली हूँ कि किस बच्चे पे मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कुछ भी नहीं कर रखा, वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करी। बट आप इतना माइंड में ज़रूर रखें कि आप पढ़ना शुरू कर दें, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। कब पढ़ना शुरू करोगे? हाँ, अभी तो ये लगा लो कि शायद कुछ भी नहीं आता, उसी हिसाब से अभी तो शुरू करोगे पढ़ना, तो उसी हिसाब से बोल रही हूँ। चलो एनी हाउ, अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम मैं लेके आई हूँ, जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। ठीक है, अगर ये 3 जनरेशन यहाँ पे दी हुई हैं, मेल फीमेल का यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। ठीक है, क्या डिनोट किया हुआ है? मेल फीमेल डिनोट किया हुआ है। दिस वन इज मेल फीमेल, फीमेल मेल, ये आपको सबको पता है क्या चीज होती है ये। अब यहाँ पे मेंशन ये किया हुआ है कि ये मेल और फीमेल जो है ये क्या है, इनकी मीटिंग चल रही है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है, अफेक्टेड हैं, दोनों के दोनों अफेक्टेड हो गए। इनके 3 बच्चे आए, 5th 6th, इसको भी प्रॉब्लम है, इसको नहीं है। एक सिचुएशन आ गई ना कि जिसमें आगे नहीं थी, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड थे बट स्टिल एक बच्चा अनअफेक्टेड आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसके बेस पे इसको अलग से कर सकते हैं कि इसके बेस पे सोच सकते हैं, क्योंकि इसके और इसकी सिचुएशन तो सेम है, हम कुछ भी सोच नहीं पा रहे। यहाँ पे ये है कि एक पेरेंट अफेक्टेड है तो एक बच्चा अफेक्टेड आ गया, लेकिन फादर टू सन में आया, फादर टू सन में आया। फादर टू सन में आने का मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ना तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ये बात कहता कि फादर टू सन में जाएगी, ना ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये बात कहता कि फादर टू सन में जाएगी। मतलब एक्स लिंक तो है ही नहीं ये। अनअफेक्टेड से अनअफेक्टेड जा रही है, ये तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, नॉर्मल पेरेंट्स है, नॉर्मल बच्चे हैं, जनरली तो यही होता है। तो हम 7th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल सकते हैं कि अफेक्टेड पेरेंट्स हैं लेकिन अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हैं। ठीक है, अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है,
तो ये कौन सी डिसीज हो गई, हम इसको क्या बोल देंगे, क्या डिक्लेयर कर देंगे कि ये कौन सी डिसीज है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। कौन सी डिसीज हो गई ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी नहीं। अगर देखो कोई कंफ्यूजन होती है ना तो आप मुझे साथ के साथ अपना टेक्स्ट भी कर सकते हैं जब भी आपके पास लेक्चर आता है। देखो मैं पीछे आई हूँ कैमरे के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर जो जनरेशन 1 दी हुई है, बिल्कुल ऊपर ऊपर वाली लाइन में, वो थोड़ा सा कटेड है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि रियलिटी में इसके ऊपर वैसे कुछ भी नहीं है, बस इतना ही दिया हुआ है, ये बोर्ड पूरा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा सेटिंग इसकी कम हो पा रही है, मतलब थोड़ा सा कट हो रहा है हल्का फुल्का, वैसे कुछ खास कट नहीं है। पता तो चल ही रहा है कि नंबर 1 पे मेल है, नंबर 2 पे फीमेल है, नंबर 3 पे फीमेल, नंबर 4 इज मेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में नंबर 1 पे मेल, 2 पे फीमेल, 3 पे मेल, 4 पे फिर से फीमेल दी हुई है, दैट इज अफेक्टेड। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको सेकेंड प्रॉब्लम भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर 1 जो है दैट इज मेल और दैट इज अफेक्टेड, लेकिन 2 जो है वो उसके साथ मेटिंग चल रही है, वो क्या है, अनअफेक्टेड है। लेकिन अब जो इसके तीनों बच्चे हैं वो क्या है, अनअफेक्टेड है। ठीक है ना, पहले हमने क्या किस अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि जो हमारे पास क्या चीज है, अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, अफेक्टेड पेरेंट्स थे और अनअफेक्टेड चिल्ड्रन थे, हमने बोल दिया दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। हमने किसके बेसिस पे बोल दिया, हमने बोल दिया बिकॉज ऑफ 7। चलो अब नंबर 1 के हिसाब से देखें तो अफेक्टेड पेरेंट्स और अनअफेक्टेड चिल्ड्रन चल रहा है, ठीक है। लेकिन अफेक्टेड पेरेंट्स में पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पेरेंट्स आर बोथ, है ना, मदर और फादर जब बात आ जाती है तब हम उसको पेरेंट्स बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक फीमेल आ गया और चलो भाई हम कह दें कि मदर इज पेरेंट, है ना, पूरा मतलब पेरेंट्स जब बात आ गई तो ऑब्वियसली दोनों माता पिता की बात होती है। अब इसकी जिसके साथ शादी हुई जिस फीमेल के साथ, उसमें कोई डिसऑर्डर था, इसलिए मदर टू सन में चला गया। अगर सिर्फ इसको देखें तो मदर टू सन जा रहा है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ दिस इज एक्सटिंक्ट रिसेसिव। लेकिन रिसेसिव कब बोलती, जब क्या होता, अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते और अफेक्टेड चिल्ड्रन होते, है ना। चलो इसको भी साइड करते हैं, इनको देखे दोनों अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे आ गया ये कुछ अलग है, एक तो ये कुछ अलग दिखा, एक ये कुछ अलग दिखा। चलो कि दोनों पेरेंट्स में नहीं था लेकिन फिर भी बच्चे में डिसीज ट्रांसफर हो रही है। अगर यहाँ पे देखें मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल में है, इसके 3 बच्चे हुए जिसमें से एक फीमेल को है, फिर से मदर टू सन में जा रहा है, लेकिन इसकी वाइफ जो थी उसको भी डिसऑर्डर था, इसलिए दोनों बच्चों को आ गए, इसलिए तो बात ही खत्म हो गई। जैसे यहाँ पे ये था, इन चारों में तो कुछ भी नहीं दिख रहा, अब दोनों को है तो आगे दोनों में ट्रांसफर हो गई, बात खत्म। लेकिन 3 और 4 को देखें तो एक्स लिंक्ड लग रहा है। अब बात ये कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, चीज क्या है ये। अब कंफ्यूजन यहाँ से इसलिए हो रही है क्योंकि मदर टू सन वाला पॉइंट यहाँ भी दिख रहा है, मदर टू सन वाला पॉइंट यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन अगर 17 को देखें तो ये दिख रहा है कि दीज आर अनअफेक्टेड एंड दिस इज अफेक्टेड। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि अनअफेक्टेड और अफेक्टेड वाली आ जाती है तब वो एक्स लिंक्ड बनता है रिसेसिव, क्योंकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तब होता, देखो अगर ये फादर टू डॉटर वाला होता ना मैं इसको बोल देती एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जा रहा है, लेकिन ये मदर टू सन वाला है, मदर टू सन वाला रिसेसिव के केस में आता है, और रिसेसिव तब होती है जब अनअफेक्टेड टू अफेक्टेड भी होता है। अब ये अनअफेक्टेड है लेकिन ये दोनों तो अफेक्टेड नहीं हो रहे ना, इसलिए यहाँ पे इसको मैं क्या बोल दूंगी, दिस इज किसका एग्जाम्पल है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव का। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, ये प्रॉब्लम किसकी डिस्कस करी हुई है, ऑटोसोमल रिसेसिव। आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं क्योंकि हमने 17th वाले को देखा, यहाँ हमने नंबर 7 वाले को देखा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता, क्वेश्चन में आपको ये आ जाता कि आप नंबर 13 के हिसाब से बताइए, तो आप क्या लिखेंगे नंबर 13 के हिसाब से, डेफिनेटली एक्स लिंक्ड बन रहा है फिर तो, क्योंकि मदर टू सन में जा रही है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता नंबर 10 के हिसाब से बताइए, तो आप क्या बताते, एक्स लिंक्ड रिसेसिव बताते। क्यों बताते, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है, मदर टू सन में ट्रांसफर होती है, क्योंकि फादर टू सन में ट्रांसफर नहीं हो सकती, मदर टू डॉटर में नहीं हो सकती, लेकिन मदर टू सन में तो हो सकती है, और 2 बार ऐसा हो रहा है। अगर ऐसे तीनों का अलग अलग पूछा जाता, जैसे यहाँ पे इन तीनों का अलग अलग भी बन सकता था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, ये तो हो गया कि चार्ट आ गया आपको क्वेश्चन में, ठीक है।
आज तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रही हूँ जिसमें डायरेक्टली चार्ट आ गया है, फिर आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उसको बताएंगे कि ये कौन सी डिसीज है। 2 या 3 नंबर में भी आ सकता है ये कि सीधा ये वाला चार्ट बना हुआ है, आपको डिसीज का नाम बताना है और रीजन देना है कि आपने ये क्यों दिया। ठीक है, मतलब आपने इसको ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों कहा, क्योंकि 8 और 9 नंबर पे हमने देखा दीज आर अनअफेक्टेड पेरेंट्स एंड अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, अफेक्टेड चाइल्ड एक्चुअली। अगर ऐसा हो रहा है इसलिए हमने इसको ऑटोसोमल रिसेसिव का नाम दे दिया। यहाँ पे ये वाला चार्ट आ गया, आपने इसको नेम दे दिया और वहां पे उसका रीजन भी देना पड़ेगा। ये 2 से 3 नंबर में आपको क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन आता है 5 नंबर में तो स्टेटमेंट लिखी होगी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा चार्ट आपको ड्रॉ करना होगा। मतलब एक मेल है, एक फीमेल है, उसके इतने बच्चे हैं, उसके साथ शादी हुई, फिर आगे उसके इतने बच्चे हुए, फिर उसमें से एक को डिसीज थी। अच्छा, ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसको ड्रॉ कर दीजिए और बता दीजिए कौन सी डिसीज है और उस डिसीज का कोई एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए। तो मैंने कल आपको कौन सा वाला एग्जाम्पल दिया था, इसका एग्जाम्पल हमने ये दिया था, हंटिंगटन डिसीज, यही दिया था। एंड ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में मैंने किसका एग्जांपल दिया था, बहुत सारे बच्चों के तो माइंड में ही नहीं होगा कौन सा एग्जांपल दिया था। देखो, हंटिंगटन डिसीज इसका था, इसका हमारे पास क्या था, इसका था सिकल सेल डिसीज। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका यहाँ पर एग्जांपल, सिकल सेल डिसीज। ठीक है जी, क्या एग्जांपल है इसका, सिकल सेल डिसीज है। और उसी तरीके से एक्स लिंक डोमिनेंट का कौन सा एग्जांपल था, उसका था रिकेट्स। एंड एक्स लिंक रिसेसिव का एग्जांपल क्या था, एक्स लिंक रिसेसिव का हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस एग्जांपल था। क्लियर है, हो जाएगा यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 2 प्रॉब्लम्स के मतलब 2 डिसीजेस के मैंने आपको एग्जांपल शो कर दिया, या ये बोल दूं कि प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन इनका आ सकता है, किस बेसिस पे इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट। डेफिनेशन बेसिस एक अलग होता है कि आपको जस्ट ये बता दिया कि क्वेश्चन में अगर आ गया कि इसका नाम क्या होगा, हम बता देंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, पर ऑटोसोमल डोमिनेंट इसको बोला ही क्यों, तो रीजन भी तो देना पड़ेगा ना, तो रीजन आपने वहां पे दे दिया इसका। ठीक है, या ऑटोसोमल रिसेसिव का रीजन भी आपको पता चल गया, क्योंकि वो मैंने कल की क्लास में ही आपके साथ डिस्कस कर ली थी चीजें। नेक्स्ट में आपको एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव की भी इसी तरीके से प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेती हूँ, इसी तरीके से एक चार्ट डिस्कस कर लेती हूँ, सो दैट उसका भी आपको क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे उसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे कैसे उसमें एग्जांपल्स शो हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, यहाँ देख लो, अब मैंने इस तरीके से 2 फ्लो चार्ट और बना दिए हैं आपको पेडिग्री एनालिसिस के लिए, जिसमें से हम डिस्कस कर लेते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव कौन सा है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या सीन होगा कि अफेक्टेड पेरेंट्स होंगे और अनअफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे, और इसका वाइस वर्सा, मतलब कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं एंड अफेक्टेड चिल्ड्रन है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है दैट मीन्स कि वहां पे ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव का सिचुएशन चल रही है। अब बात यहाँ पे देख लो क्या है ये क्या है, फादर से कहा जा रहा है डॉटर, इसकी 3 बेटियां हैं, तीनों में जा रहा है। एक फादर, हमने क्या बात की थी एक्स लिंक डोमिनेंट में, और डॉटर्स आर अफेक्टेड इफ द फादर इज अफेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे फादर अफेक्टेड है और तीनों बेटियां इसकी अफेक्टेड हो गई। चलो, अब ये मदर है, फादर इसका तो इसकी आपस में मीटिंग चल रही है, मतलब इसकी शादी हुई जहां पे ये अनअफेक्टेड था जो ये हस्बैंड था इसका, ये अनअफेक्टेड था। अब क्या है कि यहाँ पे इसके 3 बच्चे हुए, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी क्या है, अफेक्टेड है। अब बात ये आ जाती है कि अगर मदर से ट्रांसफर हो रही है, फादर में तो डिसीज नहीं थी ना, फादर में कोई डिसीज नहीं है, स्टिल बेटी में है, तो मदर से सन में भी ट्रांसफर हो रही है और डॉटर में भी ट्रांसफर हो रही है। ऐसा तो कोई लॉजिक होता ही नहीं कि मदर से सन में भी जा रही है और डॉटर में भी जा रही है। फादर में डिसीज है ही नहीं, फिर भी डॉटर में आ गई, तो यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, हम यहाँ पे जो ये 4th वाला पेरेंट है जो अफेक्टेड है एंड 4th इज फीमेल, तो मदर टू सन में तो जा रही है बट मदर टू डॉटर भी जा रही है, इसलिए पूरा का पूरा कंसेप्ट ही कैंसिल होता है हमारे पास। अब यहाँ पे फिर से ये चीज दिखी है कि फादर टू डॉटर जा रही है। अब यहाँ पे देखो, फादर अफेक्टेड था, जिसके साथ शादी हुई वो मदर क्या है, अफेक्टेड नहीं है, नॉट अफेक्टेड। फिर क्या है, 2 जो लड़के पैदा हुए
क्योंकि मदर अफेक्टेड नहीं थी तो दोनों बेटे भी अफेक्टेड नहीं है, बट इसकी बेटी क्या है, अफेक्टेड है। फादर एंड डॉटर जो है दोनों के दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे डिसीज बार बार क्या कह रही है कि डिसीज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू डॉटर। फ्लो चार्ट हमें फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इसमें यही बोल रहा है, डिसीज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू डॉटर। 9th और 19th को देखें, डिसीज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू डॉटर। अगर यहाँ पे किसी सन को होती तो फिर से लॉजिक खराब हो जाता हमारा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसके केस में देख लें, मदर है, मदर अफेक्टेड है, फादर अनअफेक्टेड है, मदर टू सन भी आ रहा है, मदर टू डॉटर भी आ रहा है, फिर से कोई लॉजिक नहीं बन रहा। डॉटर में आ गया, फादर तो था ही नहीं, लेकिन तो मतलब मदर से ट्रांसफर हुआ, मदर से ट्रांसफर वाला तो है ही नहीं, ये लॉजिक खराब हो गया। फिर मदर को फिर से है, यहाँ पे जिसके साथ शादी हुई उसको नहीं है, अब मदर टू डॉटर, मदर टू सन, मदर टू डॉटर, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो या तो लॉजिक बन ही नहीं रहा या फिर बन क्या रहा है कि फादर टू डॉटर डिसीज ट्रांसफर हो रही है। अगर फादर टू डॉटर डिसीज ट्रांसफर होती है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बोलेंगे। हो जाएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हम कब बोलते हैं, जब डिसीज जो है वो ट्रांसफर होती है फादर टू डॉटर। कब ट्रांसफर होती है डिसीज, फादर टू डॉटर। अगर डिसीज ट्रांसफर हो रही है उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बोलेंगे। लेकिन अगर डिसीज फादर टू डॉटर के साथ साथ फादर टू सन या फिर मदर टू सन के साथ साथ मदर टू डॉटर, जैसे कि इसमें मदर टू सन तो जा रही है बट मदर टू डॉटर भी जा रही है क्योंकि फादर इज अनअफेक्टेड, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा माइंड में ले आओ एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए। सबसे पहले रिसेसिव में क्या होता है, रिसेसिव में अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं और अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं। मतलब पेरेंट्स में कोई डिसीज नहीं थी फिर भी बच्चे में डिसीज आ गई। अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, या फिर या तो एक तो ये कंसेप्ट होगा कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, एंड दूसरी चीज क्या है, फादर टू डॉटर एंड मदर टू सन, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्लियर है, तो यहाँ देखो ये क्या है, मदर है, फादर है। मदर का क्या सीन है कि यहाँ पे इसके पास देखो 4 बच्चे हुए, बेटी बेटा बेटी बेटा। ठीक है, अब मदर से डॉटर में कोई डिसीज नहीं है, इस डॉटर में भी कोई डिसीज नहीं है, इस डॉटर में भी कोई डिसीज नहीं है क्योंकि फादर को कोई डिसीज नहीं थी। अब यहाँ मदर को डिसीज थी, 2 बेटे इसके हुए थे, दोनों सन में क्या है, डिसीज है। डिसीज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक हो रही है, डिसीज ट्रांसफर मदर टू सन। फर्स्ट वन इज मदर, 5th और 7th इज सन, मदर टू सन डिसीज ट्रांसफर हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, आगे देख लेते हैं। अब ये क्योंकि अफेक्टेड था, इसके जिसके साथ शादी हुई वो भी क्या है, अफेक्टेड है। ऑब्वियसली सारे के सारे बच्चे, क्योंकि देखो सारे मतलब दोनों के दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है। फिर लड़का पैदा हो या लड़की, डिपेंड्स, 2 लड़के पैदा हो रहे हैं 2 लड़की पैदा हो रही है, डजंट मैटर, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, दोनों में कोई ना कोई डिसीज है, दैट मींस बच्चों में डिसीज आ गई, कोई लॉजिक नहीं है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं थे लेकिन फिर भी एक बच्चे में डिसीज थी। मैं समझ रहे आ रही हूँ मेरी बात क्या कहना चाहती, मैंने बोला था ना कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव थोड़ा सा रिलेट करता है। ऑटोसोमल रिसेसिव में मैंने ये बोला था कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं हो फिर भी बच्चे में डिसीज आ गई, स्टिल एक डिसीज चाहे एक बच्चे में आई है, इवन एक बच्चे में आई है, बट कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। पेरेंट्स में डिसीज नहीं थी 4 में से फिर भी एक बच्चे में आ गई, हाउ? अगर ऐसा हो रहा है तो वो रिसेसिव डिसीज है। और ऊपर से मदर टू सन वाला भी कंसेप्ट है कि 2 बेटे हैं और दोनों में डिसीज आ गई क्योंकि मदर में थी, मदर से दोनों सन में आ गई। और अगली जनरेशन में, जनरेशन 1 to 2 तो ये कंसेप्ट चल रहा था कि मदर टू सन ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन जनरेशन 3 में क्या कंसेप्ट चल रहा है 2 और 3 में कि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं थे फिर भी बच्चे में डिसीज ट्रांसफर हो गई। इसलिए इसको कौन सा नाम दे देंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नाम दे देंगे। इसको कौन सा नाम, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नाम दे देंगे, हो जाएगा। मैंने आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव चारों की एग्जांपल्स दे दी हैं, चारों की प्रॉब्लम्स आपको बता दी है कि किस तरीके से आती है, मींस क्वेश्चन प्रैक्टिस काइंड ऑफ करवा दी है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसी टाइम पे डाउट ले सकते हैं मुझसे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये आप प्रॉब्लम अच्छे से कर लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं यही चाहूंगी कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। स्टिल कोई आती है तो भी आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना। और मेरे पास अगर इसका कोई और एग्जाम्पल रहता है, इसके बारे में कोई और चीजें अगर रहती है तो मैं डेफिनेटली कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आई नो कि अभी कुछ खास टाइम नहीं हुआ है, जहां तक मुझे लगता है अभी हमारा हाफ एन आवर का लेक्चर नहीं लगा हुआ है। अभी फिलहाल मेरे पास वॉच तो नहीं है इस टाइम पे, मतलब नहीं दिख रही मुझे आसपास कहीं, इस रूम में वॉच नहीं लगी हुई मेरे। तो मैंने लेक्चर कब शुरू किया था, कब खत्म कर रही हूँ, क्या टाइम है, ऐसा कुछ भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर चल रहा होगा, क्योंकि जिस साइड पे वो टाइमर शो करता है वहाँ पे वो हाइड हो जाता है, जिस अकॉर्डिंग मैं उसको सेट कर दूँ ना तो वो दिखता नहीं है वहाँ से। तो ये सिचुएशन मेरे साथ वहाँ भी थी, जब शादी नहीं हुई थी वहाँ रिकॉर्ड करती थी तब भी थी, पता नहीं चलता था कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है। चलो एनी हाउ, यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना। अगर मैं अब बात करूँ कि आपको कौन कौन सा टॉपिक रह गया है, तो एक तो आपका रहता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो आते हैं ना, वो इस बेस पे ही आते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सा डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सा डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, कौन सा डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये सारी बातें कब समझ में आती हैं, जब हमें पेडिग्री एनालिसिस समझ में आती है। तो कल का और आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आने वाले कल का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि मैं कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली क्रोमोसोमल डिसीज ही डिस्कस करूंगी। वो इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में आपको याद है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये चारों चीजें क्या है ये आपके माइंड में अभी सेट है। तो इसलिए मेरे को अभी ये पढ़ाना थोड़ा इजी है, मतलब मैं इजीली उसको कवर कर सकती हूँ। इसके बाद क्या होगा, आपके माइंड से वो स्किप हो जाएंगे, 3-4 दिन बाद तक तो थोड़ा सा यहाँ से निकल जाना, और फिर मैं वो कराऊंगी, फिर मेरे को रिपीट करनी पड़ जाएगी। इसलिए कल की क्लास में तो मैं डेफिनेटली वही करने वाली हूँ। प्लायोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रहती है, एंड लिंकेज, म्यूटेशन, ऐसे तो 4-5 टॉपिक्स रहते हैं। अभी 5-6 लेक्चर्स का काम तो देखिए डेफिनेटली पड़ा है, इसके अलावा भी कुछ हो जाएगा तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं फिर उसके बाद सोचूं फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है बीच में जो मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं, ऐसे वाले लेक्चर जो है मैं बाद में देखूंगी। अब एक बार इस चैप्टर को मैं कवर कर लेती हूँ, 4-5-6 दिन जो भी इस पे लगने हैं एक बार उसको कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस वाला जो है अपना प्रोग्राम जो है हमारा सिलसिला, उसको हमारा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है आप ना, मैं आपको बता रही हूँ सीरियसली कि ये चीजें अच्छे से माइंड में रख लो, अच्छे से, कि ये चीजों पे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो लगा लो कि 5-5 नंबर का सीधा ही फंडा होता है, पेडिग्री एनालिसिस का तो स्पेशली 5 नंबर का सीधा फंडा, स्टेटमेंट आ जाएगी। आपको करना क्या, मान लो एक जगह पे लिखा हो कि कपल है, रिलेटिव्स नहीं है, ठीक है, जनरेशन 1 में ये है, उनकी 3 डॉटर्स हैं, और जो कपल था उसमें से फादर अफेक्टेड था, ठीक है, और आपको बनाना है कि उसकी 3 डॉटर्स हैं, आपने 3 डॉटर्स बना दी, ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड, आपने वो भी बना दिया, लेकिन उनमें से 2 डॉटर की जिसके साथ शादी हुई है उनका पार्टनर जो है वो अफेक्टेड नहीं है, दे आर नॉन अफेक्टेड, दे आर अनअफेक्टेड, हो जाएगा। अब उन दोनों के क्या है, एक पहले वाली के जो है 3-4, मतलब एक बेटी के आगे जो आगे, मतलब एक कपल बना उसके आगे 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है, एक को कुछ भी नहीं है। दूसरे वाला जो है उसके 4 बच्चे थे, उसमें से एक मेल अफेक्टेड था, एक फीमेल अफेक्टेड थी, बाकी एक मेल अनअफेक्टेड, एक फीमेल अनअफेक्टेड था। उन दोनों के आगे फिर से शादी हो रही है, उनके फिर से 4 बच्चे हो रहे हैं, जिसमें से 3 जो है अनअफेक्टेड अफेक्टेड थे, जिसमें से एक मेल अफेक्टेड है, 2 फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल अनअफेक्टेड है। इसी तरीके से उसका, तो जैसे जैसे बोला गया हो वैसे वैसे आपने ड्रॉ कर देना है। इसमें ना कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं लगी हुई, इसमें लंबी चौड़ी कोई कहानी भी नहीं है, या लंबा चौड़ा कुछ कंसेप्ट भी नहीं है जो कि आपको माइंड में बिठाना है कि हाँ जी ये मैं कैसे याद रखूंगा, इसको मैं कैसे याद रखूंगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं कि माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि अच्छा अगर ऐसा सा कुछ आया तो मुझे यही करना है, अगर ये पूछा जा रहा है तो मुझे यही करना है। भाई उसमें तो वो इस सिचुएशन में तो क्या है, जो वो बोल रहा है बस वो करना है, जैसा जैसा वो आपको बनाने को कह रहा है वैसे वैसे आपको बना देना है। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्विकली आंसर इसके निकलते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। इसको कर लेना यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं फिलहाल यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करती हूँ एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।